वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता पर आप सबका स्वागत है। आज हम महाराजा रणजीत सिंह के जो बरसी समागम है, जो परसों से ही प्रोग्राम जो है चल रहे हैं। 27 तारीख को वो इस संसार से चले गए और 28 को कहते हैं कि जो पंजाब के राज का जो आखिरला सूरज था ना, वो छुपने को था। और ऐसा राज, ऐसा विजन जो है महाराजा रणजीत सिंह ने, जीवन की शुरुआत होती है नवंबर 1780 में उनका बर्थ होता है, जन्म होता है। और 19 साल की अवस्था में वो लाहौर पर अपना जो है खालसाई निशान जो है वो जला देते हैं। 19 साल की है, 17 से लेके 19 साल की उम्र में 1798 में लाहौर के राज पर कब्जा होता है। 1800 के करीब पर अमृतसर पर भी जीत जाते हैं, क्योंकि जब बंदा बहादुर का राज जो है वो जब अपनी चरम सीमा पर था, उसकी शहादत के बाद में सिख जो है, सिखों को संघर्ष करना पड़ा। वक्त की हुकूमत के साथ बहुत जूझना पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा उस समय। और उस समय अब्दाली के भी हमले हुए, अहमद शाह अब्दाली के भी हमले हुए पंजाब पर, पूरे हिंदुस्तान पर। उस समय सिखों ने अपने आप की शक्ति को संयुक्त किया मिसलों के रूप में। सिख राज जो है वो पहले एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसने की शुरुआत बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय शुरू हो गई थी, जब जागीरदारों से जमीनें छीन करके आम लोग, जो मजदूर लोग थे, उनको बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बांट दी थी। उसके बाद में संघर्ष शुरू होता है, सिख संघर्ष शुरू होता है। 15 मिसलों में जो है एक ग्रुपिंग बन जाती है कि कैसे अहमद शाह अब्दाली और जो अफगानिस्तान से जो हमलावर आते हैं उनका कैसे मुकाबला किया जाए। उसमें आलूवालिया मिसल 15 मिसलें थी, आलूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, और तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी मिसल का नाम आता है उसे कहते हैं शुक्र चकिया मिसल। शुक्र चकिया मिसल जी जो थी वो महाराजा रणजीत सिंह के दादा सरदार चढ़ सिंह शुक्र चकिया ने शुरू की थी, जो लाहौर के पास एक गांव है शुक्र चक उसका नाम है, उसके नाम पर जो है शुक्र चकिया मिसल शुरू। आलूवालिया मिसल के बाद, रामगढ़िया मिसल के बाद में शुक्र चकिया मिसल का नाम जो है, क्योंकि बड़े सरदारों की मिसल थी, एक ग्रुप था बहुत बड़ा, एक फौजें होती थी मिसल के पास, 15 के से लेके 20,000 तक सिपाही होते थे एक अंदाजे के मुताबिक। और इसमें एक शहीदों की मिसल है जो बाबा दीप सिंह के नाम पर चली। और उसके बाद में एक निशान वाली मिसल थी, जब अहमद शाह अब्दाली पर हमला करते थे ना, तो निशान वाली मिसल थी, वो सबसे आगे झंडा लेकर के चलती। इसके बाद में कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल जो थी वो पाकिस्तानी पंजाब के पोठोहार जो एरिया, पेशावर का एरिया था, उसको उसने एरिया बनाया हुआ था। एक फूलकिया मिसल थी जिसका आज पंजाब का जो मुख्यमंत्री है ना, अमरिंदर सिंह, वो फूलकिया मिसल से है। वो पटियाला एरिया, मालवा एरिया, उसका एरिया वो था। लाला से शुरू हुई, राजा अमरिंदर सिंह जो इस समय पंजाब का मुख्यमंत्री है, उसके जो बड़े बडेरे थे वो फूलकिया मिसल से। इस तरह के साथ 15 मिसलें जो है उनका राजा। एक भंगी मिसल थी, उसका लाहौर पर राज था, जिसका बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उसको अपने में इमर्ज कर लिया था। इसी तरीके के साथ जो है एक राज जो है कायम होता है, और वो राज जो है बहुत बड़ा राज पंजाब का जो है, क्योंकि इससे पहले तो हमलावर आते थे, लूट के चले जाते थे। नादर आया, नादर शाह आया, नादर शाह लूट के चला गया। इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली ने 8 हमले किए हिंदुस्तान पर, वो लूट के चला गया। और जब महाराजा रणजीत सिंह का राज आता है, उसके बाद में एक डक्का लग जाता है, एक बांध वो राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह एक बांध बांध देते हैं। उसके बाद में अफगानिस्तान, दराए खैबर जिसे कहते हैं, उस तरफ से आज तक जब महाराजा रणजीत सिंह का राज आया, उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अफगानिस्तान वाली साइड से कोई हमला कर सके। इस तरीके के साथ जंगबंदी नीति जो है धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना, क्योंकि जो शुक्र चकिया मिसल थी, जब महाराजा रणजीत सिंह के
बाप सरदार महा सिंह का राज था, तो वो कुछ गांवों तक सीमित थी। शरत सिंह शुक्रचकिया ने शुरू किया, उसके बाद में महा सिंह और उनके बाद में उनके बेटे। इनका पहला नाम बुद्ध सिंह था, मगर जब उन्होंने एक युद्ध में विजय प्राप्त की तो उस समय जब महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ तो फिर बुद्ध सिंह से नाम बदल करके महाराजा रणजीत सिंह का, क्योंकि रण को जीत के आए थे, जंगे मैदान को जीत के आए थे, इसलिए महाराजा रणजीत सिंह का जो पहला नाम है बुद्ध सिंह आता है। बुद्ध सिंह से इनका नाम है बाद में रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह की बहादुरी ऐसी थी कि 13 साल की उम्र में हशमत खान चट्टा जो था, जो मुगलों का एक पठानों का सरदार था, उसके साथ में उनका मुकाबला हुआ। बहुत ताकतवर, बहुत लंबा जुबान था। 13 साल की उम्र में अपनी कृपान के वार से जो है वो हशमत खान चट्टा, जो बड़ा बहादुर अपने आप को मानता था, बड़ा एक बड़ा जागीरदार था, जागीरदार टाइप का था, उसको है उसको उसके हमले में पछाड़ करके उसको जो है मौत के घाट उतार दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने 13 साल की उम्र। ऐसी बहादुरी के किस्से जो है महाराजा रणजीत सिंह के आते हैं। और उसके बाद में एक ऐसा बड़ा राज जिसमें 12% आबादी सिखों की थी, उसके अलावा मुसलमान भाइयों की आबादी, हिंदू आबादी, वो सब मिलाकर के 88% से ऊपर बनती है। और वो एक ऐसा राज था कि जो अंग्रेज लोग थे, फ्रांसीसी ऑफिसर जो थे ना, महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में नौकरी करने को तरसते थे। वो एक ऐसा राज था। क्या आज हम ऐसी पोजीशन में हैं जो जिस राज का हम सपना आज ले रहे हैं ना कि हमारा भारत ऐसा हो, हमारा भारत ऐसा हो, वो आज से 200 साल पहले भारत ऐसा जो था, भारत का जो वो अंग नहीं था भारत का, भारत के में बाद में शामिल हुआ है इसको। मगर जो पंजाब में जो खालसा राज, जिसे सूबाए लाहौर खालसा जो राज था, वो लाहौर दरबार उसका नामकरण था। उसका राज इतना विजनरी, इतना कमाल का राज जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का राज था। और जो अंग्रेज था, अंग्रेज हमेशा जितनी देर तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रखा है उतनी देर तक अंग्रेज की हिम्मत नहीं पड़ी किसी एरिया पर बुरी नजर रखने की भी, तिरछी नजर रखने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। उनके 10 साल के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो सिख राज है वो धीरे धीरे करके जो है वो अंग्रेज जो है अपने में शामिल कर लेते हैं। मगर जब तक 1839 ईस्वी तक रहा, अंग्रेज जो थे वो तिरछी नजर से भी देखते नहीं थे महाराजा रणजीत सिंह के राज की तरफ, जबकि उन्होंने पूरे भारत पर जो जितना राज था उस पर सारे पर कब्जा कर लिया। इतनी दहशत, इतना कमाल का राज था। हम पंजाब से जब आते हैं तो प्राइमरी स्कूल में ना एक हमें कविता आती थी, पांडी पातशाह, पांडी पातशाह भैन जी अनिमेश्वर कौर जी। और उसमें बताया गया था कि जो महाराजा रणजीत सिंह था ना, वो रात को जो है वो निकल जाता था आम कपड़े डाल करके, आम कपड़े डाल करके देखता था कि मेरे दरबार में कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखते से तो नहीं मरा, किसी को दुख तो नहीं है। वो आप जाके इंस्पेक्शन करता था अपने रास्ते। और एक बूढ़ा मोची अकाल पड़ गया, उन महाराजा रणजीत सिंह ने कहते हैं कि अपने दरबार के जो है खजाने खोल दिए। जब खजाने खोल दिए अपने राज के, तो एक बूढ़ा मोची जो था और अपने बच्चे को, एक पोतरे को लेके साथ में आता है। वो विधाता सिंह तीर, पंजाब का जो महान कवि विधाता सिंह तीर जिसे कहते हैं, जिसे पंजाबी में पंजाबी का पीर कवि कहा जाता है, पंजाबी का पीर कवि विधाता सिंह तीर, उसकी रचना है पांडी पातशाह। पांडी पातशाह की उसकी जो गठड़ी थी ना, पांडी गठड़ी को कहते हैं, पांड को, गठड़ी को हिंदी में कहते हैं। और वो जब दरबार के, लाहौर दरबार के खजाने खोल दिए महाराजा रणजीत सिंह ने अनाज के, कि गरीबों में अनाज दे दिया जाए, क्योंकि अकाल पड़ गया, भूख से लोग, बच्चे तड़फ रहे हैं, नौजवान तड़फ रहे हैं। खजाने खोल दिए गए। कहते हैं कि वो गठड़ी जो थी ना वो बहुत भारी हो गई। वो बुजुर्ग था और उसके साथ में उसका पोतरा था, ना पोतरे से उठाई जा रही थी ना बुजुर्ग से उठाई जा रही थी। महाराजा रणजीत सिंह उस समय शाम का टाइम था, उसने कपड़े अपने बदले और वो जो गठड़ी थी ना, भारी गठड़ी थी, वो अपने बैक पर वो है उठा ली। दोनों जना ने उसको उठाया और वो
आगे आगे चल पड़ा, बुजुर्ग बच्चा जो पोतरा था वो आगे आगे चल पड़ा, पौत्र जो था वो आगे आगे चल पड़ा, जो बूढ़ा था वो पीछे चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह ने वो गठड़ी, जो भारी गठड़ी थी बड़ी वाली, उसको अपने जो है वो कंधे पर उठा लिया और 2-3 माइल चलता गया। पसीना भी आता गया, गर्मी भी लगती क्योंकि गर्मी के दिन थे, बहुत बुरी हालत हो गई। और मगर फिर भी जैसे भी है वो करते करते जो है वो उस मोची के घर पहुंचा। और फिर मोची जब उसको पूछता कि तुम कौन हो और तुमने इतनी सेवा की है, वो दुआएं देता है। मोची जो है ना, जो मोची है वो दुआएं देता है कि तुमने हमारा जो है खाने का जो है इंतजाम कर दिया, हमारी खाने की समस्या हल हो गई, तुम कौन हो। तो फिर जो कपड़े होते हैं ना महाराजा रणजीत सिंह, उसके ऊपर उसने नॉर्मल कपड़े पहने होते, फिर वो अपने कपड़े ऐसे खोल देता है कि फिर कहता है कि मैं आपका दास, इस लाहौर के राज का जो मुख्य सेवक राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। और ये कथा जो है वो विश्व प्रसिद्ध होती है। वो मोची, जो बूढ़ा मोची है, गरीब मोची है, मुसलमान था वो, और वो दुआएं देता है और उसने उसे वर देता है कि तुम्हारा जो राज है, दुनिया खत्म हो जाएगी मगर तुम्हारे राज के गुण जो है वो दुनिया, इस दुनिया में गाती रहेगी जब तक ये संसार रहेगा, तुम्हारा राज इतना बड़ा राज। और आज चाहे महाराजा रणजीत सिंह के खानदान से एक भी वंशज नहीं गया, अब रहा है शारीरिक रूप में। 1957 में सोफिया दलीप सिंह जो लास्ट उसकी पुत्री थी, जब उसने प्राण त्यागे तो महाराजा रणजीत सिंह का शारीरिक रूप में कुल खत्म हो गई, मगर उसके राज के गुण जो है वो आज भी जाने जाते हैं। वो महाराजा रणजीत सिंह का राज, वो राज जो 40 साल का राज है, 1798 से शुरू होकर के 1839 तक जो राज, 41 साल का जो राज था, वो एक राज जो है, ऐसा राज जो इससे पहले ना तो कभी हुआ है और उसके बाद में विश्व के इतिहास में किसी भी एरिया में ऐसा राज देखने को आज तक नहीं मिला। सिख माइनॉरिटी में भी थे, 12% आबादी थी सिखों की जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था। 88% जो है मेजोरिटी आबादी जो मुसलमान भाइयों की, हिंदू भाइयों की, बाकी जातों की थी। मगर महाराजा रणजीत सिंह की लियाकत, सियानप, उसकी दूरअंदेशी ने ये जो राज है स्थापित रखा और उस राज को बराबर का दर्जा हर एक आदमी, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, सभी खुश थे। वो राज जो है महाराजा रणजीत सिंह एक विजनरी राज दिया। और आज के दिन जो है, जब महाराजा रणजीत सिंह के का खात्मा होता है ना, जब वो इस संसार से जाते हैं तो क्या कहते हैं इतिहासकार, क्या कहते हैं कि पंजाब विधवा हो गया आज। या महाराजा रणजीत सिंह जो है अपने प्राण त्यागते हैं तो ये इतिहासकारों का कथन है कि पंजाब आज, पंजाब की जमीन आज जो है विधवा हो गई है, उसका जो सर का साइन जो है वो चला गया। ऐसा महाराजा रणजीत सिंह का जो राज जो है वो देखने में आता है। कैसे मुल्तान का किला फतेह किया जाता है, कैसे पेशावर को अपने में मिलाया जाता है, कैसे कश्मीर में आज जो बातें चलती है ना कश्मीर की जो समस्या की, जो महाराजा रणजीत सिंह ने वो राज भी अपने में शामिल किया, कांगड़े का राज शामिल किया, ले लद्दाख तक खालसाई निशान वो झूला और सारे लोग, सारी जगह पर लोग खुश थे, कोई भी कमी नहीं थी। और ऐसा राज महाराजा रणजीत सिंह का राज था। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है भैन जी अनमेश्वर कौर जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ महारानी जिंद कौर जो महाराजा रणजीत सिंह जी की सब तो प्यारी और बहादुर महारानी सी, अब तो छोटी है महारानी सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1817 ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 1835 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 27 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਛਲ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚੁਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਕੀਰਨ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਸਮ ਦਵਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1863 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਬੰਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ 1927 ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1886 ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਰੂਸ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੂਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1893 ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਚਾਂਸ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर दैट। Thank you. So, you know, I'm not a historian or scholar in these matters, but I have general idea of Maharaja Sing's life. You know, Maharaja was a very brave individual with great organizational skills and very strategical mind.
and very sensitive to the public needs. Yeah. And his justice was very famous. And the British, which was opposite to him and controlling rest of India, they were very scared of him. Yeah. But his success was based on, of course, the strength of the Khalsa army as well as the army, other people, both Hindu, Muslims, participants in it too. So he was fair in his positions most of the time. Yeah. But one problem, which was there were certain weaknesses to Maharaja, which he had, unfortunately. One was with alcohol, he had a big problem. The second thing was that he had given too much power to the Dogras around, Yeah. and used the Khalsa army for successes, but really didn't provide them greater access to him. The third thing was that he was so busy in expanding his kingdom that he really could not give a proper training to his own children, as well as create new Sikh leadership during that time. That's why after his death, within 10 years, there was a big chaos, and the whole thing collapsed like a house of cards, the big tower created by him. So there are very good points and some very sensitive points, which we need to learn lessons from all of them. Yeah. But then again, I'm not a historian. I'm just making my general observations. I have a lot of respect for him. But at the same time, we must not undermine some of the things which were not done during his kingdom, which led to the fall of the empire so quick. We cannot always blame other people for our problems. We have to look at our weaknesses too, our system, which is again the same kind of thing is being repeated in our current leadership. It's not the succession phenomena of the gurus was merit based, but this has become a hereditary based situation. As a result, there's not enough scrutinization before a new leader is established. And the result is that the sitcom being so brave, but it's always kind of fallen prey to this leadership, because the leaders are not created with merit. They're more created with might is right type of situation. I would close my observations with just these words, because I'm not a historian. I just wanted to hear other people's viewpoints. Why Khalsa, why Fateh? ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਨਿਪੜਦਾ। ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 7 ਫੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ, 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਦ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਠਾਨ ਦਾ, ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੇਵਰੀ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਈਟ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ
ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पर्सनैलिटी सी। मैं सर विजेंद्र सिंह से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम जो सभी को समय देंगे, क्योंकि बहन जी रिबन ज्योत कौर जी हमने जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इनके बाद में आपका जो है नंबर आएगा। पहले मैं विजेंद्र सिंह से उनके व्यूज लूंगा, महाराजा रणजीत सिंह के जो है पर्सनैलिटी की पर था, आप अपने विचार रखें विजेंद्र जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ वॉइस ऑफ मानवता को कि आज मुझे इतने नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। मैं भी कृपाल सिंह साहब तो काफी जानते हैं, मैं उतनी भी जानकारी इतिहास के बारे में नहीं रखता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि जो विचार गुरुओं ने पीरी का के और मीरी का दिया, तो वो मीरी का जो रूप है वो उसको ठोस रूप महाराजा रणजीत सिंह ने दिया, वो देखने को मिला। एक सामाजिक क्रांति, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी क्रांति, हालांकि उस वक्त वो राजतंत्र का जमाना था, लेकिन मानव जाति एक है जी। समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई थी, जो लोग बटे हुए थे आपस में हजारों जातियों में, उनको सबको गुरुओं के संदेश ने जोड़ा, और जब जुड़ गए लोग, एक वाहन विचार मिला, तो वो जो खालसा का विचार था वो एक अपने रूप में आगे बढ़ा। आपने सही कहा है कि क्योंकि उस वक्त इतना वो राजतंत्र का जमाना था, लोकतांत्रिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी, तो आगे उसकी जो संगठन वगैरह इतना मजबूत न रहा होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो अंग्रेजों का सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, वो साइंस टेक्नोलॉजी में हर दृष्टि से काफी उनको जानकारी और उनका जो साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो भी कारण है, लेकिन एक उदाहरण पेश किया, सिख जाति ने एक उदाहरण पेश किया कि पीरी के साथ साथ मीरी के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़े बहादुरी के, और एक कौम को एक विश्वास दिया। तो हम उनके कृतज्ञ हैं। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों के जरिए मुझे इतनी जानकारी मिली, और उम्मीद है कि ये संदेश कौम को आगे बढ़ाता रहेगा। शुक्रिया। विजेंद्र जी, मैं एक चीज इसमें एड अप कर दूं कि लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है ना, वो महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई है। दरबार साहब में जो सोने की सेवा हुई है वो महाराजा रणजीत सिंह ने की है। जो काशी का विश्वनाथ मंदिर था, कहते हैं कि उनको टनों में सोना दिया, टनों में। सबसे ज्यादा जो डोनेशन थी ना महाराजा रणजीत सिंह की, वो जो काशी में विश्वनाथ मंदिर जो है, आपको तो मालूम है, आप तो ऑफिसर हैं वहां पर, सबसे ज्यादा वहां पर दिए, मगर पांडवों ने वो लूट ली, वहां पर लगाया कुछ नहीं, मगर वहां तक भी जो है महाराजा रणजीत सिंह ने वो दान दिया। हजूर साहब में जाकर के वहां पर वो जगह देखी जहां पर जो महाराज समाये, और वहां पर जाके जो हैदराबाद का निजाम था उनके साथ में संबंध कायम करके वहां पर जाके स्थान ढूंढा, उसको बनाया। हम ये नहीं कहते हैं कि फिर जो एजुकेशन की बात आती है, कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के समय अंग्रेजों की जो सीआईडी इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में, चाहे महाराजा रणजीत सिंह खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसके हर एक जो उसकी जो प्रजा थी ना, कहते हैं कि 90% प्लस लोग एजुकेटेड थे महाराजा रणजीत सिंह के समय, उस राज में। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है इन चीजों के, चाहे उसको खुद को पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिला, और फ्रांसीसी ऑफिसर उसकी इंटेलिजेंस में थे, अंग्रेज लोग वहां पर सर्विस करने जाते थे। जो वित्त मंत्री था वो मुसलमान फकीर अजीजुद्दीन था, विदेश मंत्री भी थे, हिंदू मंत्री भी थे, पहाड़ी भी थे, सारे थे। जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह ने कहा कि पहाड़ी जो राजे थे उनको ज्यादा मौका जो है अंत में दे दिया गया, क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ गया। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ना, क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये आता है कि महाराजा रणजीत सिंह ना, जो लाहौर जो पहाड़ के राजे थे ना, उनकी बेटियों के साथ उनके विवाह हुए होते। जो घर वालियों की जब ज्यादा चलती है ना, तो फिर वो भाइयों की ज्यादा मानती है। तो उनका इम्पैक्ट जो था राजा ध्यान सिंह जो है उसका, जो क्योंकि उनके इस तरीके से उनके क्लोज रिलेशन होने के वजह से जो है लाहौर दरबार, जिसे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार को लाहौर दरबार भी कहा जाता है, दरबार खालसा भी कहा जाता है,
वो साजिशों का शिकार जो है होना शुरू हो गया। जब वैल्यू बढ़ जाती है ना, हर को अपने अपने तरफ वो खींचता है। जो ससुराल वाला जो घर होता है ना, वो अपनी तरफ खींचता है, औरतों का जो जो दूसरा मायका होता है वो अपनी तरफ खींचता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो लाहौर दरबार बाद में साजिशों का जो शिकार जो है वो होता है। और ये एक बहुत बड़े इसमें, क्योंकि हिस्टोरिकल मैनिपुलेशन भी महाराजा रणजीत सिंह की शख्सियत को बदनाम करने में भी जो है, क्योंकि हिस्टोरियन हमारे ऐसे हैं कि वो किसी के साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हमने महाराजा रणजीत सिंह के ज्यादा गुण गा दिए ना, तो फिर ये लोग जो है वो आगे और जो है ऐसा कोई अपना विजनरी लीडर जो है आगे कर देंगे। इसीलिए जो है वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट जो है वो बड़े तरीके से, बड़े दिमाग से किया जाता है। मगर जो महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था, वो इतिहास बताता है, दुनिया बताती है। आज BBC पर जो है उनके वीडियो बनते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का कैसा राज था। पाकिस्तान में मूर्ति पूजा मना है, मगर लाहौर जो दरबार का जो किला है उसके सामने जो है महाराजा रणजीत सिंह की घोड़े पर जो है वो मूर्ति स्थापित की गई है। पीछे से कई बार शरारती लोगों ने उसको तोड़ने का भी यत्न किया, मगर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और वहां पर जो हर एक चीज जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी सिक्योर की हुई है महाराजा रणजीत सिंह की। और वो मानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था वो बहुत कमाल का राज था। इसी तरह जो है वो समा चलता गया, और वो गुण जो थे जो महाराजा रणजीत सिंह के राज के, वो किसी और राज में देखने को नहीं मिले। मैं अब आऊंगा जगदीश जी के पास। अपने आप को हमें दर्शन भी दीजिए और अपने विचार जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के परथाए रखिए। जगदीश जी। जगदीश जी। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में अपने विचार रखिए, राज्य के बारे में जी। हाँ जी। मैं तो उतना महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ऐतिहासिक रूप से इतनी जानकारी मुझे नहीं है। मैं इसीलिए सुन रहा था कि जितने भी विद्वान हैं उनकी बातों को सुने और उनकी जानकारी को हम भी हासिल करें। लेकिन सिख इतिहास के अंदर में महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम युगों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो काम था वो मानवता के लिए थी, सच के लिए थी। और जितने भी गुरु साहिबान थे उनका वो भव्य स्मारक बना करके और उनका गुरुद्वारा बना करके जो उन्होंने जो भी इस देश के अंदर में और जो विभिन्न देशों तक, जैसे लेह लद्दाख से लेकर के उधर बहुत सारे, आप ये जो बताया कि उनका जो राज था वो अमन चैन और सुख शांति का, समृद्धि का राज रहा है। ये उनकी कुशलता का कारण था और सच की राह में चलने वाले जो गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया था, इसी की राह में चलकर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और ये पूरे विश्व के लिए बेमिसाल है। और ऐसे राजा महाराजा, जो राजाओं के राजा होते हैं उनको महाराजा कहा जाता है, ऐसे महाराजा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने मानवता के लिए और इंसानियत के लिए इस दुनिया के अंदर में मिसाल कायम किया। मेरे आप बताऊं, क्योंकि ऐसा है कि जिस राज का हम सपना लेते हैं ना जगदीश जी, हम सभी शामिल हुए हैं, विजेंद्र जी। हमारा तिब्बत तक जो भारत का जो कब्जा था वो महाराजा रणजीत सिंह ने दबाया था। लेह पर जो कब्जा था वो भी, और जो अफगानी लुटेरे थे वो हमें लूटने आते थे। और हमारे खालसाई निशान जो थे पेशावर में, आज पाकिस्तान जो पीछे को पेशावर कहते हैं, वहां तक हमारे किले जो है वो बन गए थे। वहां पर किलेबंदी हो गई थी। कहते हैं कि काबुल तक जो है इस राज का जो है डंका बजता था। उधर चाइना तक डंका बजता था। उस साइड को यूपी के जो तराई का क्षेत्र जिसको आप कहते हैं, उधर तक डंका बजता था। उधर मुल्तान जो बलूचिस्तान तक जो है वो इस राज का जो इम्पैक्ट था, दूर दूर तक जो है जो राज, इतना बड़ा राज फैला हुआ था कि आज एक कहते हैं कि फिर वही अब बात आती है कि हम सोचते हैं कि जिसकी मेजोरिटी होती है ना संख्या में, राज्य उसका होता है। हम सभी का आज मानना यही है कि आज यदि भारत में हिंदू लोग जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा राज हो, कि हमारा ही राज रहे, चाहे उनकी गिनती कम है, 3% भी नहीं होगी,
मगर उन्होंने अपने आप को, हम क्योंकि चर्चाएं करते रहते हैं, जगदीश जी भी करते रहते हैं कि कैसे वो अपनी गिनती बढ़ा चढ़ा के, कैसे लोगों को भरमा के अपनी गिनती को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। सिर्फ 12% आबादी सिखों की जो है लाहौर में सिर्फ थी, और 40 साल तक राज करना, 40 साल तक राज करना, माइनॉरिटी होने के बावजूद भी सारे लोगों को साथ में लेकर के चलना, ये राज ऐसे नहीं होते। राज के लिए सभी को, सभी का सहयोग होता है, और जैसे सहयोग लिया और उसी सहयोग से वो राज चला। गोरों की, अंग्रेजों की तब तक हिम्मत नहीं थी कि महाराजा रणजीत सिंह के राज की तरफ वो तिरछी नजर से देख भी सके। जो भी कुछ परिस्थितियां चलती है ना, महाराजा रणजीत सिंह को मालूम था कि अंग्रेज बहुत ताकतवर है, और अंग्रेज जानता था कि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ताकतवर है। ना अंग्रेज जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर सकते थे, ना महाराजा रणजीत सिंह को मालूम था कि ये इतना इन्होंने बड़ा राज बना लिया, ये कोई काम ताकतवर नहीं है। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, बराबर की जो है वो बात होती है। और जो एंग्लो सिख वार होती है, दो हमारी हुई है 1846 में और 1848 में, उसमें यदि महाराजा रणजीत सिंह होते तो सिख ये लड़ाई कभी हार नहीं सकते थे, क्योंकि जो फौज का काम था ना, फौज ने अपना काम किया, मगर जर्नैल धोखा दे के वहां पर गए थे। इतिहास में यही आता है कि वो, फिर किस दिन उस बात की चर्चा होगी, वो भी एक इतिहास का बहुत कमाल का पन्ना है हमारे इतिहासकारों ने जो लिखा है, और उस पर भी विचार करने की जरूरत है कि सिख राज कैसे गया, कैसे खोया है हमने अपना राज, जो इस पर भी चर्चा होनी। मगर आज चर्चा ये हो रही है कि महाराजा रणजीत सिंह ने राज कैसे कायम किया, लाहौर का राज जो है वो कैसे मिला, अमृतसर में कैसे वो कब्जा किया गया, और मुल्तान में जिस तरीके के साथ जो वो युद्ध हुआ है, मुल्तान का जो है हमेशा ही, क्योंकि दरबार साहब में जो म्यूजियम बना हुआ है उसमें एक स्टोरी लिखी हुई है, और मैं जब बचपन में गया था ना, 15 साल का भी था तब गया था, तो मैंने उस समय वो स्टोरी वहां पर पढ़ी थी कि मुल्तान में जो दरवाजा था ना, किले का दरवाजा था, वो टूटने को नहीं आ रहा था। और क्योंकि गुप्तचर लोग होते हैं बीच में, हमेशा हर एक फौज में लड़े होते हैं। कहते हैं कि जो उनकी जमजमा तोप थी ना हमारा रणजीत सिंह की, उसका वो टायर निकल गया, एक टायर निकल गया, और कहते हैं कि सभी ने फैसला कर लिया कि अब जो है दरवाजे तो तोड़ना है, गोला तो जा सकता है, मगर जो उसको अपना कंधा देगा ना, वो उसका तुम्बा निकल जाएगा। मगर सारे एक दूसरे के आगे हो के वो तोप की तरफ बढ़ने लगे कि हम अपना कंधा देंगे और ये तोप चलेगी और ये दरवाजा टूट जाएगा। कहते कि 15 लोगों का ऐसे वो शहादत हो गई। कहते कि जो गुप्तचर बीच में बैठा हुआ था ना, वो कहता है कि 15वां जब आदमी लगा तो उसका दरवाजा टूट गया, कहना 16वां नंबर मेरा था। परमात्मा ने, कहते अल्लाह ने बख्शिश की कि मेरे को जिंदा रखा ये इतिहास बताने के लिए कि सिखों में बहादुरी की भावना कैसी थी, कुर्बानी की भावना अपने राज को स्थापित करने में कैसे थी। ये था महाराजा रणजीत सिंह के राज का एक विजनरी पॉइंट। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे एक मोची और उसके पोतरे की वो महाराजा रणजीत सिंह कैसे आप अनाज उठा करके वहां पर जाता है और रक्षा करता है। रात को वेशभूषा बदल करके आम लोगों के वस्त्र डाल करके देखते थे पूरे दरबार में चक्कर लगा के कि कोई आदमी दुख में तो नहीं है। वो महाराजा रणजीत सिंह का राज आता है। और अब मैं जा रहा हूँ बहन जी रिपनजोत कौर जी बग्गा जी के पास। वो अपने विचार, क्योंकि उनको स्पेशल हमने आज इनवाइट किया है, वो अपनी एक रचना है महाराजा रणजीत सिंह का कायदा है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है उनके पास। वो आज वॉइस ऑफ मानवता पर पहली बार जो एक कमाल का काम हो रहा है कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो उनके पास है वो आज हमें बताएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह का राज जो है वो कायदे में उन्होंने रखा हुआ है, और उनके पास ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस है महाराजा रणजीत सिंह का। वो अब हम उनको टाइम देंगे, वो विस्तार से आज महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जो है वो अपनी बात रखेंगे। पहले अपना जो कैमरा है ना मैडम, वो वाइड एंगल पर कर लें, कैमरा अपना वाइड एंगल पर कर लें और अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, इसको वाइड एंगल पर करके आप, हाँ वाइड एंगल पर करें। आप खड़े एंगल पर है ना, सीधा है फोन आपका, दूसरी दूर तरफ कर लें। अब हो गया? हाँ जी, हाँ हो गया, हाँ हो गया। अब आप शुरू कर सकते हैं। पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश आप जो
जो मर्जी अपनी अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। हाँ जी। ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਬਾਰੇ। ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ। रंजीत सिंह एक सशक्त राजा थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पढ़ाई के विद्या के बहुत सारे काम किए। मंदिरों में, पाठशालाओं में सारा ये पढ़ाने का उन्होंने काम शुरुआत की। और ये जो मेरा आर्टिकल है ये पंजाबी में है। ठीक है जी, मैं पंजाबी में बोल लो, कोई नहीं, पंजाबी बोल लो। ठीक है जी, ठीक है। मैं अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1780 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 29 ਜੂਨ 1839 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਨਾਮਕ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। G.W. ਲੈਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆਬੇ, ਮਾਝੀ, ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਰਡਸ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਣੀ ਸਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਨਰਲ ਫਕੀਰ ਸੈयद ਨੂਰੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਸੈयद ਨੂਰੁਦੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਨਾਮਕ ਕਾਇਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ, ਸਰ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ 5000 ਕਾਪੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ 5 ਫਿਰ 5 ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਹੁਕਮਦੁਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀਆ ਜਹਾਂ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਖਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸਖਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 78% ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 87% ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, 78% ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 87% ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ 6 ਆਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਨੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੇਖ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੱਪਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਪੱਪਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਵਰਗਾ ਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਚ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਾਇਦਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਨੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। 25 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे फेल करना है। 25 साल इसके लिए लग गए अंग्रेजों को भी। महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो रखा हुआ था। मैं भाजी रजिंदर सिंह जी संधू वो साडे नाल जुड़े है, वो अपने आप नूं अपीयर भी करन ते अपने विचार भी रखण। इह तो बाद विच साडे सन्मानयोग सरदार मेघराज सिंह जी अपने जिहड़े कमेंट्स देणगे। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ सरदार रजिंदर सिंह जी वो अपने विचार रखण, सामने भी आउण जी। रजिंदर सिंह जी, रजिंदर सिंह जी, आई थिंक ही इज नॉट एक्टिव, सामने नहीं आ रहे। हाँ जी, सरदार मेघराज सिंह जी अपने विचार रखो जी। महाराजा रणजीत सिंह का कितना कमाल का राज सी। आज जिस राज की हम बात करते हैं कि ऐसा राज दुनिया को चाहिए, वो राज आज से 150-200 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह ने स्थापित किया, अपने दम से किया। एक मेरे को बात याद आ गई कि शाह जमान से जब कोहिनूर हीरा लेना था ना महाराजा रणजीत सिंह ने, तो उस पर जो प्रेशर बनाया गया, तो जब वो हीरा उसने बेटा करना चाहा ना, जब हीरा देने लगा तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि ये कोहिनूर हीमत की कीमत क्या है। उसने कहा कि इसकी कीमत जो है वो ये है, जिसके हाथ मजबूत होंगे ना, जिसकी गढ़स होगी, उसके पास कोहिनूर हीरा होगा। इसकी कीमत जो है वो ताकत है, आपके शरीर की ताकत है। जिसके पास बाजू बल है, जिसके पास में दुनिया में रहने का एक बहादुरी वाला जज्बा है, उसके पास में कोहिनूर हीरा होगा। और वो कोहिनूर हीरा जो है महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि अपने जो इस हाथ में जो है वो बांधते थे हमेशा ही, और जो उनकी कीमत थी वो आज भी जो है लाखों करोड़ों में वो है मानी जाती है। वो लंदन में अब अंग्रेजों के पास वो हीरा है, कोहिनूर हीरा। और जो काशी विश्वनाथ को जो दान किया था वो तो पांडे खा गए। महाराजा रणजीत सिंह ने जो दरबार साहब पर सोना लगाया था वो लगा हुआ है। जो काशी विश्वनाथ को जो दान किया था वो पांडे, उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। आज भी वही हाल है कि जो राम मंदिर के नाम पर जो है वो घोटाले करने शुरू कर दिए, उन्होंने अपनी बदनीति दिखानी शुरू कर दी है। मगर महाराजा रणजीत सिंह और बाकी राजाओं ने कभी कसर नहीं छोड़ी थी, वो सब कुछ करते रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह के प्रथाएं सरदार मेघराज सिंह जी अपने विचार रखने जा रहे हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता ने हमेशा ही सच्चाई और ईमानदारी से काम किया और आने वाले वक्त में भी ये पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम करता रहेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात देखें, हम उनका राज जो देखे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कई उपदेश के अनुसार ही राज को देख सकते। हम दो पंक्तियां जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। तो चलता रहा तो राज चलता रहा, तेज चलता रहा तो राज चलता रहा। जब उनका जो जब ये गहे विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। जब वो महाराजा रणजीत सिंह के राज में डोगरों ने एंटर किया, जब उनका कहना माने विपर के राह पर चले हुए, तब ये राज का उजाड़ा हुआ है। तो हमें इसमें राज को, हमें ये केवल राज की बात नहीं करनी, उजाड़ा क्यों हुआ और हमने आने वाले वक्त में राज कैसे कायम करना, ये भी हमने देखना है। तो आने वाले वक्त में हम ऐसा राज कायम करेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह के राज को दुनिया याद करेगी। ऐसे राज है जैसे महाराजा रणजीत का राज था, ऐसे राज ही चल रहा है। तो इस राज को हम कायम करेंगे आने वाले वक्त में। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह के आने वाले वक्त में हम जो है पूरी हिस्ट्री, जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास हम चलाएंगे इस पे। और इसमें चाहते हैं कि बहुत सारे हमें इतिहासकार चाहिए, उनके परिवार के भी बंदे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको हम जोड़ेंगे इसके साथ में। तो आने वाले वक्त में ये काम करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मनदीप सिंह की बधाई, बहुत बहुत आपने ये प्रोग्राम रखा है स्पेशल, इसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ जी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जो राज है ना वो हमें बताता है, क्योंकि आज जो पॉलिटिकल लीडर है ना पंजाब के,
वो हमेशा ही कहते हैं कि हम महाराजा रणजीत सिंह वाला राज स्थापित करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो महाराजा रणजीत सिंह ने जो राज कायम किया था वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। चाहे उस जैसा राज उनसे ना तो पहले हुआ है, ना उनके 150-200 साल के वर्ष के बाद में ऐसा राज देखने को मिला है। नाम जरूर इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, चाहे कोई कांग्रेस वाला हो, चाहे कोई बीजेपी वाला हो, चाहे कोई अकाली दल वाला है, वो सभी कहते हैं कि ऐसा राज। कल आम आदमी पार्टी वाला भी एक कह रहा था कि हम महाराजा रणजीत सिंह का राज स्थापित करेंगे। ये बातों से नहीं होता, ये कर्म से होता है, और कर्म जो है उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह जैसा एक जीवन समर्पित जीवन भी चाहिए। लोगों को जो है ऐसा जो है, एक बात मैं जिसमें ऐड अप कर दूं कि महाराजा रणजीत सिंह का जब बड़ा लड़का जो शेर सिंह, कुंवर शेर सिंह था, उसका विवाह होने वाला था, तो उसका जो सेहरा था ना, जब लगाने लगे तो कहते हैं उनकी जो कीमत थी उस समय लाखों में थी, और जब वो पहनाने लगे, एक समर्पित की भावना में बताता हूँ कि महाराजा रणजीत सिंह अपने आप को कौम पर कैसे कुर्बान करते थे। जो महाराजा शेर सिंह के जब वो सेहरा लगने लगा ना विवाह वाला, तो उन्होंने कहा, महाराजा शेर सिंह ने कह दिया कि जे मैं शेरा नहीं लगा, जे दरबार साहब ले जाओ। आज जब दरबार साहब में जलौर लगता है, कीर्तन होता है, स्पेशल इन्विटेशन होती है, तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पर वो जो सेहरा है वो लगाया, आज भी लगाया जाता है। वो सुच्चे मोतियों, कीमती नगों वाला जो हार है, ऐसी कुर्बानी थी महाराजा रणजीत सिंह। वो कुर्बानी कभी भी इतिहास चाहे जितनी मर्जी जो बातें मर्जी कर ले, मगर महाराजा रणजीत सिंह का जो योगदान है ना, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक मिसाल है, आज तक मिसाल है। जब भी सिख लोग, हम सभी जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं, तो वहां पर वो स्पेशल जो महाराजा रणजीत सिंह के जो गिफ्ट जो श्री दरबार साहब में मौजूद है, उसकी स्पेशल प्रदर्शनी वहां पर लगाई जाती है। बताया जाता है कि ये महाराजा रणजीत सिंह की देन है, ये हमको ही देन नहीं है। वो लाहौर की जो मस्जिद है वहां पर बनी हुई है, बादशाही मस्जिद जिसे कहते हैं, वो महाराजा रणजीत सिंह की तामीर की हुई मस्जिद है लाहौर में। इसके अलावा हर एक धर्म के वो स्थान महाराजा रणजीत सिंह ने बनाए। अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी लोग महाराजा रणजीत सिंह के राज में नौकरी करने आते थे। ये कोई बात आम नहीं है। जैसे हम आज अमेरिका में अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए आए हैं, और वो जो वहां से लोग जो थे वो उल्टा जो है वो पंजाब में नौकरी करने जाते थे। इतने इकोनॉमी पावरफुल थी और लोगों के हक इतने सुरक्षित थे उस समय। ऐसा विजनरी राज था महाराजा रणजीत सिंह का, जिस पर हमने सभी ने बात की है। और मैं लास्ट कमेंट्स जो है वो शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले रजिंदर सिंह जी संधू जी अपने आप ਨੂੰ अपील करो जे कर सकते हैं जी, ਤੁਹਾਡੇ विचार ਲਈਏ। रजिंदर सिंह संधू जी, ताजी रजिंदर सिंह जी संधू जी, आई थिंक वो हाजिर नहीं आगे। विजेंद्रा जी आप अपने विचार रखिए महाराजा रणजीत सिंह के प्रथाएं अंत में। विजेंद्रा जी। जी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जब सामाजिक क्रांति हुआ करती है किसी भी समाज में, तो फिर राजनीति में भी परिवर्तन होता है बहुत बड़ा। तो जो गुरुओं ने मनुष्य को जोड़ा, भाईचारे की जो भावना पैदा की, ये वो परंपरा थी जो कभी सम्राट अशोक की, जिसका कि राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा और लंका तक जिसका कि प्रभाव था, और जिसके कि और ये वो वही परंपरा सिखों की है। वो एक जातिवाद की विरोधी भी है, मानव एकता में विश्वास करने वाली है, मूर्ति पूजा वो न मानने वाली है, और इंसानियत को सर्वोपरि मानती है। वही खालसा का जो परंपरा थी, उसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो हम लोगों को चाहिए कि वैचारिक रूप से, वैचारिक स्पष्टता अगर हमारे अंदर है और हमारे शासकों के अंदर है, तो वो अवसरवादी नहीं होंगे। वो मौका देख करके, जो दिमागी रूप से भ्रष्ट आदमी वो होता है जो अवसरवादी होता है, लेकिन जिसके उसूल स्पष्ट होते हैं। गुरुओं के उसूल स्पष्ट थे। कोई ऐसी राजनीति इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि उनको समझौता करने की जरूरत पड़ गई हो। उन्होंने गर्दन तो कटाई, समझौता नहीं किया। मानवीय। तो ये सबक हमें ये मिलना चाहिए कि गुरु की रणजीत सिंह ने कहीं कोई अगर गड़बड़ सड़बड़ की भी है, आगे कम से कम ना हो सिख इतिहास में। और जो सोना आप दान दे रहे थे काशी में जाकर के, उन लोगों को जो जातिवादी आज भी सबसे बड़े सिख धर्म के में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो चीज
स्पष्टता, दृढ़ता जब तक नहीं होगी, सामाजिक क्रांति जो गुरुओं ने की है उसको हमेशा ध्यान रखा जाए, और पहले पीरी, पहले और इसके बाद मीरी तो वही खालसा है, तभी आप आगे बढ़ने का चांस है। वरना अगर दिमागी रूप से जो अवसरवाद रहेगा वो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है, उससे पतन के अलावा और कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ये बात है। और महाराजा रणजीत सिंह का राज तो एक विजनरी राज है, जिसकी सभी इतिहासकार, चाहे अंग्रेज इतिहासकार की बात हो, चाहे मुसलमान इतिहासकारों की बात हो, चाहे सिख इतिहासकारों ने तो अपने राजा को सराहना ही है। दूसरे राज्यों में जब शाह मोहम्मद की रचना हम पढ़ते हैं तो वो जो कहता है कि अंत तक जो वो है वो सिख फौजें जो है वो लड़ती रही और अपनी बहादुरी का परिचय जैसे दिया। और डॉक्टर कृपाल सिंह ने बात की थी ध्यान सिंह डोगरे की। आज ध्यान सिंह डोगरे जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की है, उनका क्या हाल हुआ, उनकी पुश्तों को भोगना पड़ा, आज भी भोग रहे हैं। आज भी जो जब भारत को जो है गोरे छोड़ के गए, अंग्रेज छोड़ के गए, उसके बाद में उनकी जो दुर्गति हुई और आज तक हो रही है, वो सभी जानते हैं। इतिहास जो है वो किसी को बख्शता नहीं है, जो गलत काम करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए खाई खोद जाते हैं वो लोग। और ध्यान सिंह डोगरा और उसके बाद में जितने उनके वंशज रहे, उनको अंग्रेजों ने फिर अपनी नीति के लिए इस्तेमाल किया। इसके ज्यादा उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही थी। उनका भी वही वो हशर किया, पहले तो उनको इस्तेमाल किया मगर उसके बाद में उनका बहुत बुरा हशर किया। जो जब भारत को अंग्रेज छोड़ के गए हैं, जो जब ये हुआ है, बंटवारा हुआ है, उस समय जो फेस राजा हरि सिंह को करना पड़ा, ये अपने आप में एक इतिहास दोहराता है कि उसको कितनी बड़ी सजा मिली। उसकी जो हालत थी तो वो बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि गुरबानी का एक विचार है, जब आप ऐसे राज को नष्ट करने की तरफ के लिए कदम धरते हैं तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करता। महाराजा रणजीत सिंह का एक विजनरी राज था, जिसको यदि ध्यान सिंह, लाल सिंह, तेजा सिंह ने खत्म करने के लिए प्रयत्न किया तो उनकी पीढ़ियों तक उनको जो है उसका संताप भोगना पड़ा। ये एक अच्छे राजा के गुण जो है वो भी हमेशा याद दिलाए जाते हैं और बचना भी चाहिए। इतिहास में ये भी है कि अपनी एक आगे की नीति जो है हमेशा ही बनानी पड़ती है। मगर महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था वो एक बाकमाल राज था। इस पर जितनी भी चर्चा हो जाए वो कम है। मैं अब ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੈਗੇ। आई थिंक शायद समझ नहीं आ रही। अपने आप ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੈਗੇ। ਰਿਪਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ म्यूटेड है गया। जगदीश जी आप अपने विचार पहले रख दीजिए क्योंकि बहन जी को समझ, हाँ ठीक है अब हो गया, अब कर सकते हो आप। हाँ जी बग्गा जी आप अपने विचार रखिए। हाँ जी एक्चुअली सत श्री अकाल, मेरे हिसाब दे नाल महाराजा रणजीत सिंह वर्गा राज ना अज तक किसी को होया है ते ना ही होना है। उन्होंने अपना राज सरदार हरि सिंह नलूआ, उन्होंने जरनैल हरि सिंह नलूआ उन्होंने जरनैल सन, उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने सारा राज वधान विच महाराजा उन्होंने कांगड़े दा किला जित्तिया, बहुत किले जिते उन्होंने, अफगानिस्तान। हाँ जी पर ये सारा कुछ होया चंगा। सब तो वधिया गल यह रही, देखो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख धर्म किसी ते थोपिया नहीं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। हाँ जी दसो तुसी दसो बस। हाँ जी नहीं अच्छा हो गया ताड़ा, तुसी कर लिया जी।
हाँ जी, मेरे को एक बात याद आ गई इसके साथ में कि आज के जो लीडर है ना वो धर्म को इस्तेमाल करते हैं राजनीति में। और जो मोरा का इंसिडेंस आता है महाराजा की जिंदगी में, और जैसे अकाली फूला सिंह उनको तलब करते हैं अकाल तख्त पर, उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह अपने शरीर पर कोड़े लगाते हैं। अकाली फूला सिंह जो है एक बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है कि राजा को जो है धर्म की जो श्रद्धा यदि देखनी है, धर्म के प्रति किसी राजा की श्रद्धा देखनी हो तो वो महाराजा रणजीत सिंह का जीवन देखे। धर्म के प्रति कैसा उनका आदर था, सम्मान था, अपने धर्म के प्रति और दूसरों के धर्म के प्रति। दूसरों के प्रति यदि उनको दान दिया गया तो अपने धर्म के प्रति वो पूरे समर्पित थे। अकाल तख्त ने जब ऑर्डर लगाया उनको कि आप मोरा के नाच देखने को नहीं जा सकते, क्योंकि वो नर्तकी थी, महाराजा रणजीत सिंह को उसका जो है नाच देखने का शौक था। जब वहां से ऑर्डर हुआ तो वो माना नहीं, तो अकाली फूला सिंह ने कहते हैं कि 3 ऑर्डर पास किया कि रणजीत सिंह का कोई दान दक्षिणा जो है वो दरबार साहब में जो है वो अप्रूव नहीं होगी, नहीं लेगा। दूसरा, रणजीत सिंह को कोई फतेह नहीं बुलाएगा। रणजीत सिंह की आज से दरबार साहब में रोज अरदास होती है, रणजीत सिंह की अरदास बंद हो जाएगी। दूसरे दिन जब रणजीत सिंह कहते उठता है ना, जब ऑर्डर पास हो जाते हैं, अकाल तख्त कितना मजबूत था और रणजीत सिंह को कैसे सत्कार करना पड़ा, बड़ी कमाल की स्टोरी है। कहते जब वो उठा तो उसके जो पहला दरबारी है उसको उसने फतेह नहीं बुलाई। वो हैरान हो गया कि आज क्या हो रहा है, मेरे को कोई शुभ इशाएं नहीं दे रहा है, कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह नहीं बुला रहा, आज क्या हो गया। क्योंकि वो कल्प्रेट उस समय दोषी हो गया था, उसको दोषी करार दे दिया गया। उसके बाद में जो उसने अपना दान दक्षिणा श्री दरबार में साहब में भेजी वो वापस आ गई, उसको मना कर दिया गया। और उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह को मालूम कर पड़ा कि आज मेरे से गलती होगी, मैंने ये इग्नोर कर दिया था, इनका जो वचन था, आज मेरे को पेश होना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अकाली फूला सिंह ने दरबार लगाया, उसमें महाराजा रणजीत सिंह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आपका सेवक आपके सामने हाजिर है और आप जो सजा देनी चाहे तो आप दे सकते हो। कहते हैं उस समय इतिहास में ये दर्ज है कि महाराजा रणजीत सिंह को कहते हैं कि एक पिलर के साथ में बांध करके उनको 5 के 10 कूड़ों की सजा लगाई और महाराजा रणजीत सिंह ने खुशी खुशी वो सजा को स्वीकार किया। ये महाराजा रणजीत सिंह का राज। क्या आज हम सोच सकते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर कोई कुछ ऐसा कर जाएं? हम तो जहन में भी सोचने, गांव का सरपंच अपने आप को हाथ नहीं लगाने देता, वो तो इतने बड़ी रियासत का मालिक था जिसने 40 साल राज किया था और लाहौर, मुल्तान, काबुल, लेह लद्दाख, तिब्बत तक जिसने राज पहुंचाया था। और उसमें निम्रता कितनी थी, इस कहानी से ही मालूम पड़ जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह में कितनी निम्रता। ऐसा महाराजा रणजीत सिंह का राज जो अंत तक जो है वो कायम रहा और उनके कंट्रोल में सब कुछ रहा। ठीक है कि आने वाले समय में उनके बच्चों के द्वारा भी वो राज वो है वो उसको संभाल नहीं सके, क्योंकि जो ज्यादा होता है ना उसको संभालना जो बड़ा आदमी संभाल सकता है। यदि आपके पास ज्यादा कुछ हो ना, यदि ज्यादा चीजें हो, यदि दूसरे को वो चीजें एकदम पकड़ा दी जाए तो फिर वो सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाती है। ऐसा ही बाद में होता है और उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे कि ये राज कैसे गया। आज इस चीज पर चर्चा हो रही है कि ये राज, सिख राज इतना बड़ा कैसे हुआ। वो महाराजा रणजीत सिंह के कारण, उनकी अच्छी युद्ध नीति के कारण, उनके अच्छे दिमाग के, राजनीति, धर्म को कैसे धर्म के कानून को, धर्म में जो है जो असूल है उनको अपना राज स्थापित करने में कैसे इस्तेमाल करना है। आज तो हम धर्म का, हमारे लीडर आज तो धर्म का इस्तेमाल करते हैं ना। उस समय धर्म के असूलों को अपनी राजनीति को अच्छी राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और ये राज महाराजा रणजीत सिंह ने जो कायम किया उसकी मिसाल इसलिए दुनिया में नहीं मिलती। और मैं जगदीश जी के पास जाऊंगा, वो अपने लास्ट कमेंट्स देंगे और उसके बाद में सरदार मेघराज सिंह जी अपने विचार रखेंगे, फिर हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। जगदीश जी अपने विचार रखिए। ये आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में जितने भी ज्ञानी जिन्होंने विचार रखे हैं उनका हम अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। और किसी भी महान पुरुषों को जो उनकी कर्तव्य के आधार पर जो जीवन में काम करके चले जाते हैं उससे मानवता को प्रेरणा मिलती है। और महाराजा रणजीत सिंह जी की जो कार्य प्रणाली था, जो देश विदेश के अंदर में उन्होंने हुकूमत की, वो सच्चाई, ईमानदारी, परोपकारी के साथ में रहा है। और इससे सिख समाज को प्रेरणा लेता ही है, बल्कि मानवता को भी प्रेरणा लेनी चाहिए
और आज के राजनीतिक नेताओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि सच्चाई ईमानदारी के साथ में देश को चलाया जा सके। यही प्रजातंत्र का मौलिक अधिकार होता है। सच की राह अगर नहीं है, किसी भी राजशाही शासन करने में, वो फलता फूलता नहीं है। यही मेरा अंतिम विचार है कि महाराजा रणजीत सिंह जी के विचारों को पूरे दुनिया के अंदर आत्मसात करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी। सरदार मेघराज सिंह जी विचार रखिए जी, और हम इजाजत लेंगे श्रोताओं से आपके विचार के बाद। अपने विचार मैं एक गल करनी चाहूंगी। हाँ जी भैन जी, करो जी, पहला कर लो। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਦਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਣਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦਾ, 5 ਰੁਪਏ ਤਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਵਾ ਕਿਉਂ ਰਗੜਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤਵੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਰਾਜ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, मुक्कन तो नहीं होनी है। ये तो मैं चाहूंगा कि स्पेशल इनके ऊपर एक प्रोग्राम रखे, अलग अलग कहानी बच्चों को दे दे, भाई ये कहानी आपने बोलनी है, कहानी आपने बोलनी है, अलग अलग कहानी को थोड़ा बच्चों को करके प्रोग्राम रखे इस पे स्पेशल। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे ना कि भाई जैसे कोई आदमी काम गलत करता है उसको सजा बच्चे भुगतते हैं, तो इसमें जिसमें ध्यान सिंह डोगरे के बच्चे या गुलाब सिंह डोगरे के बच्चे भुगती है। तो जो आज के जो राज कर रहे हैं, जैसे शैतानियत का राज कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इनके बच्चे भुगतेंगे। हम 100% गारंटी देते कि गुरु साहब कहते हैं कि जैसा बीजे सोल उन्हें कर्म कि वो जो है जैसा बीजे सोल उन्हें, तो ये राज को हम कायम करेंगे क्योंकि गुरु ने राज किया है, गुरु ने हमें हुक्म किया है, तो उसको हम जरूर एक दिन हम राज का स्टार्ट करेंगे। और महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर हम जो एक मतलब विचार भी की थी कई करीब ने, और एक समर्पण भी देंगे इस पर, एक वादा भी करते हैं आप सभी के साथ में कि 100% राज सिख राज का, सच्चाई का राज, बेगमपुरा जिसको खालसा राज सच्चाई राज कहते हैं, जरूर कायम करें और हम सब मिलकर कायम करें। तो यही कह सकता हूँ। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल जी, एक क्योंकि हमारे पास सोच है महाराजा रंजीत सिंह की, दुनिया ने राज किया है मगर महाराजा रंजीत सिंह के राज को क्यों याद किया जा सकता है? इन बातों से याद जो हमने चर्चाएं की है, इसके लिए वो राज हमेशा याद रखे। सच्चाई का राज जो है चाहे थोड़ा देर के लिए भी हो ना, वो हमेशा याद रखा जाता है, और महाराजा रंजीत सिंह का राज इसलिए याद रखा जाता है। और मैं सभी अपने गेस्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया। विजेंद्र सिंह जी, भैन जी अनमेश्वर कौर जी, साडे नाल रजिंदर जी भी जुड़े सी, वो साडे नाल शामिल पूरी तरह नहीं हो सके। जगदीश जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ते भैन जी रिपनजोत कौर जी, उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल दस्या। ते बाकी मेघराज सिंह जी ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मैं कहना चाहूंगा मेरा अपना ये सबका अपना है, वाइस ऑफ मानवता चैनल ये सभी का है। इस पर आकर जो मर्जी विचार रख सकते हैं, बस सच्चाई और ईमानदारी की बात होनी चाहिए, झूठ और बेईमानी की बात नहीं होनी चाहिए। बस हम वादा करते हैं सभी गरीबों की, मजलूमों की सबकी आवाज है, तो ये हमारा अकेले का आप सभी का। थैंक यू। क्योंकि जिंदा लोगों की बात जहाँ पर की जाती है, और महाराजा रंजीत सिंह और
हम हमेशा वॉइस ऑफ मानवता पर जमीर के तल पर जो जिंदा लोग रहे हैं उनकी बात हमेशा सामने वॉइस ऑफ मानवता के जरिए रखते रहे हैं और रखते रहेंगे, आगे से भी रखते रहेंगे। सच्चाई और ईमानदारी पर जिन्होंने पहरा दिया है और उनकी बात जो हमेशा हम करते रहेंगे और इससे करने से हमें कोई रोक नहीं सकता और परमात्मा की कृपा भी हम पर होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की धन्यवाद सभी।